कहानी की शुरुआत होती है मार्स प्लैनेट से, जिसके बारे में माना जाता था कि मार्स पर जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन मार्स पर जिंदगी है। वो लोग अपने प्लैनेट को बारसूम के नाम से पुकारते थे और वहाँ जीवन मौजूद था। हालांकि अब वो धीरे धीरे मर रहा था। जोदंगा नाम का एक दुश्मन शहर उनके आसपास की हर चीज को तबाह करता जा रहा था, जिससे बारसूम की ऊर्जा लगातार कम होती जा रही थी। मगर अब सिर्फ हीलियम नाम का महान शहर ही उसका सामना कर रहा था। पिछले 1000 सालों से हीलियम और जोडंगा के एयरशिप्स एक दूसरे से लगातार जंग लड़ रहे थे। एक दिन दोनों तरफ के एयरशिप्स के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। तभी अचानक नीली ऊर्जा की एक रहस्यमयी किरण आसमान से निकली और सबथान के जहाज को छोड़कर बाकी सारे एयरशिप्स तबाह कर दिए। सबथान जोदांगा का राजा था। फिर कुछ ही देर बाद 3 अजीबोगरीब लोग उसके सामने आए। उन्हें थर्न्स कहा जाता था और उनके लीडर का नाम शंग था। उन्होंने सबथान को नीली जाली जैसा एक रहस्यमयी गैजेट दिया। इस गैजेट की मदद से वो ऊर्जा के शक्तिशाली ब्लास्ट चला सकता था। लेकिन जब सबथान ने उस शक्ति से थर्न्स पर हमला करने की कोशिश की तो वो खुद पीछे जाकर जमीन पर जा गिरा। फिर थर्न्स ने बताया कि उन्हें गॉडेस ने भेजा था और गॉडेस ने सबथान को उसकी जंग में मदद करने का फैसला किया था। फिर शांग ने उसे अपनी नई शक्ति आजमाने को कहा। अगले ही पल सबथान ने दुश्मन के एयरशिप्स पर ऊर्जा के धमाके बरसाने शुरू कर दिए और कुछ ही पलों में उसने पूरी लड़ाई जीत ली। वहीं दूसरी तरफ साल 1881 में धरती पर जॉन न्यूयॉर्क की सड़कों पर चल रहा था। तभी अचानक उसने महसूस किया कि एक रहस्यमयी आदमी उसका पीछा कर रहा था। जॉन ने उसे चकमा देने की पूरी कोशिश की और अलग अलग रास्तों से निकलने लगा। उसके बाद वो एक दुकान पर रुक गया और एक टेलीग्राम भेजा। उसने एक्सप्रेस सर्विस चुनी क्योंकि मामला बहुत जरूरी था। कुछ समय बाद उसका भतीजा नेड वो टेलीग्राम पढ़ रहा था। उसके अंकल जॉन ने उसे तुरंत आकर उसकी मदद करने को कहा था। अब नेड बिना देर किए ट्रेन पकड़कर जॉन के घर पहुंच गया, मगर वहां उसकी मुलाकात एक वकील से हुई। वकील ने बताया कि जॉन की अचानक मौत हो चुकी थी और अपनी सारी संपत्ति उसने नेड के नाम कर दी थी। जॉन के शरीर को एक ऐसे क्रिप्ट के अंदर रखा गया था जिसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता था। खैर, फिर वकील ने एक पुरानी डायरी भी नेड को दी। जॉन ने सख्त हिदायत दी थी कि इस डायरी को सिर्फ नेड ही पढ़े। अब वकील के जाने के बाद नेड ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया और यहीं से कहानी हमें 13 साल पहले ले गई। अमेरिकन सिविल वॉर के बाद एरिजोना में जॉन एक मशहूर कन्फेडरेट आर्मी कैप्टन बन चुका था। अब वो सोने की तलाश में भटक रहा था, लेकिन अब तक उसके हाथ कुछ खास नहीं लगा था। वहाँ के लोकल बारटेंडर ने पहले ही जॉन को शराब देने से मना कर दिया था क्योंकि उसने अपना पुराना कर्ज नहीं चुकाया था। वहाँ बैठे कुछ लोग भी उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन जॉन ने तुरंत उन सब से भिड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों में उन्हें धूल चटा दी। उसके बाद उसने अपनी बंदूक निकालकर बारटेंडर पर तान दी। तभी अचानक वहाँ कुछ सैनिक आ पहुंचे जो जॉन को गिरफ्तार करने आए थे। जॉन ने उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उसे बेहोश कर दिया गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो उसे पूछताछ के लिए लाया जा चुका था। कर्नल पावल के सामने आते ही जॉन दोबारा झगड़ा करने लगा और तब तक नहीं रुका जब तक उसे उठाकर जेल की एक सेल में नहीं डाल दिया गया। पावल चाहता था कि जॉन उनके साथ मिलकर अपाचीज के खिलाफ लड़े, लेकिन जॉन जंग और खून खराबे से तंग आ चुका था। अब वो किसी भी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। जवाब में पावल ने उसे एक बार फिर बेहोश कर दिया। बेहोशी के दौरान जॉन को अपने मरे हुए परिवार के सपने आने लगे। कई घंटों बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने गार्ड का ध्यान खींचने के लिए सेल के अंदर ही पेशाब कर दिया। फिर जैसे ही गार्ड पास आया तो जॉन ने उसे बेहोश कर दिया और उसकी चाबियां चुरा ली। फिर वो जेल से फरार हो गया और पावल का घोड़ा लेकर निकल पड़ा। कुछ ही देर में फौज उसके पीछे लग गई, लेकिन रास्ते में उन्होंने जॉन को एक अपाची सैनिकों के सामने खड़ा देखा। दोनों तरफ के लोग हथियारों से लैस थे और एक दूसरे पर शक कर रहे थे। जल्द ही दोनों तरफ से अलग अलग भाषाओं में बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते गोलियां चलने लगी। जॉन ने इस अफरा तफरी का फायदा उठाया और वहां से भागने लगा, लेकिन इसी दौरान कर्नल पावल जख्मी हो गया। जॉन उसे वहां छोड़ सकता था, पर उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। फिर दोनों मिलकर एक घाटी की तरफ भागे और वहां उन्हें एक छोटी सी गुफा मिल गई। जो अपाची उनका पीछा कर रहे थे वो भी वहां तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उनकी नजर गुफा के ऊपर बने एक अजीब निशान पर पड़ी, वो तुरंत रुक गए और बिना कुछ कहे वहां से लौट गए। ये देखकर जॉन को हैरानी हुई। वो उस निशान को ध्यान से देखने लगा और तब उसने पहचाना कि यह वही स्पाइडर सिंबल था जो उसे सोने की तलाश के दौरान कई बार दिख चुका था। फिर अपनी जिज्ञासा को रोक न पाते हुए जॉन ने पावल को वहीं छोड़ दिया और गुफा के अंदर गहराई तक जाने लगा। अंदर जाकर उसे एक रहस्यमयी कमरा दिखा।
जहाँ दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और उन पर सोने की परत चढ़ी हुई थी। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक थर्न प्रकट हो गया। उसने बिना चेतावनी दिए जॉन पर हमला कर दिया और दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही पलों बाद जॉन ने अपनी बंदूक निकाली और थर्न को गोली मार दी। तब उसकी नजर उस आदमी के हाथ में पकड़े एक चमकते हुए पेंडेंट पर पड़ी। मरने से पहले थर्न ने कुछ रहस्यमयी शब्द फुसफुसाए। तब जॉन ने अनजाने में वही शब्द दोहरा दिए और पेंडेंट को छू लिया। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो अचानक गुफा से गायब हो गया और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजीब और अनजान रेगिस्तान के बीच खड़ा पाया। उसने उठकर चलने की कोशिश की, लेकिन हर कदम उठाना उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया था और खड़े होने के लिए भी उसे कई बार कोशिश करनी पड़ी। जॉन के लिए यह देखना बेहद हैरान कर देने वाला था कि उसकी चाल लगभग हवा में तैरने जैसी लग रही थी। गुस्से में आकर उसने पेंडेंट दूर फेंक दिया और हैरानी की बात यह थी कि उसके बाद वो ठीक से चलने लगा। जल्द ही उसने महसूस किया कि अब वो छलांग लगाकर पहले से कई गुना ज्यादा दूर तक जा रहा था। जॉन को अभी इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन वो मार्स यानी बारसूम पर आ गया था और वहाँ की कम ग्रेविटी की वजह से वो ये सब कर पा रहा था। कुछ देर बाद जॉन एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वहाँ उसने अंडों का एक झुंड देखा जिनमें से हरे रंग के 6 बाजुओं वाले बच्चे जन्म ले रहे थे। तभी अचानक थार्क्स का एक झुंड वहाँ आ पहुंचा। वो सब विशाल क्रीचर्स पर सवार थे और खतरनाक हथियारों से लैस थे। उनका नेता टार्कस था, जिसकी नजर जैसे ही पेंडेंट पर पड़ी उसने तुरंत जॉन पर हमला कर दिया। साथ ही बाकी थार्क्स ने भी उस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जॉन ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और उनकी पहुंच से बाहर निकल गया। जॉन की यह ताकत देखकर टर्कस काफी प्रभावित हुआ। उसने तुरंत फायरिंग रोकने का हुक्म दिया और दोबारा जॉन के पास गया। इस बार उसने दिखाया कि वो शांति से बात करना चाहता था। फिर दोनों ने एक दूसरे से बात करने की कोशिश की, लेकिन भाषा की दिक्कत के कारण टार्कस को लगा कि जॉन का नाम वर्जीनिया था, जो असल में उसका होम टाउन था। टार्कस जॉन को एक और छलांग लगाते देखना चाहता था, लेकिन जवाब में जॉन ने उसके हथियार चुराने की कोशिश की। ये देखते ही थार्क्स ने तुरंत पलटवार किया और कुछ ही पलों में जॉन को पकड़ लिया। इसके बाद वो जॉन और उन नए पैदा हुए बच्चों को लेकर अपनी बस्ती में चले गए। वहीं दूसरी तरफ हीलियम में राजकुमारी डेजा अपने नए आविष्कार के बारे में एक भाषण देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तभी उसके पिता किंग टार्दोस और उनके मंत्री वहां आ पहुंचे। वो लोग जोदांगा के नए हमलों पर चर्चा कर रहे थे। ये हमले एक अजीब चमकते हुए हथियार की मदद से किए जा रहे थे, मगर डेजा ने बीच में बोलते हुए बताया कि उसने एक ऐसा गैजेट बनाया था जो उस नीली ऊर्जा को इकट्ठा कर सकता था। वो उस ऊर्जा को 9th रे कहती थी। अपनी बात साबित करने के लिए उसने उस गैजेट का प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन काउंसिल के एक आदमी ने चुपके से उस मशीन को झटका देकर खराब कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सबको लगा डेजा का आविष्कार फेल हो गया। इसके बाद टार्दोस ने मंत्रियों को वहां से भेज दिया। फिर उसने डेजा को बताया कि जंग रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था और वो था सबथान से शादी करना। ये सुनकर डेजा बेहद परेशान हो गई। उसने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन टार्दोस ने उसकी एक न सुनी। उल्टा उसे अपने लोगों को शादी की तैयारियां शुरू करने का हुक्म दे दिया। खैर कुछ देर बाद बाहर वही मंत्री जिसने मशीन खराब की थी, वो अपना असली रूप दिखाने लगा। वो असल में एक थर्न था और अपनी रूप बदलने की शक्तियों का इस्तेमाल करके हीलियम पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ जॉन थार्क्स की बस्ती को बहुत ध्यान से देख रहा था, खासकर तब जब उसने उन्हें उन नए पैदा हुए बच्चों को लेकर आपस में लड़ते देखा। फिर टरकास ने सबको हुक्म दिया कि 16 नाम की लड़की को एक बच्चा दे दिया जाए। उसी दौरान हाजुस ने जॉन को मारने की कोशिश की, लेकिन टरकस ने तुरंत उसे धक्का देकर पीछे हटा दिया, क्योंकि उसका कोई साथ देने वाला नहीं था। इसके बाद टरकस ने जॉन से दोबारा कूदकर दिखाने को कहा, मगर जॉन ने फिर भी उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर उसे बच्चों के साथ एक गुफा में भेज दिया गया, जहाँ उसे जंजीरों से बांध दिया गया। फिर रात को 16 उसे मिलने आई और उसे एक खास ड्रिंक पिलाया। उसका असर ये हुआ कि जॉन थार्क्स की भाषा समझने लगा, मगर इसके तुरंत बाद वो बेहोश हो गया। जब जॉन की आंख खुली तो रात का समय था और उसके सामने वूला नाम का एक अजीब सा कुत्ते जैसा एलियन खड़ा था। पहले तो जॉन उसे देखकर घबरा गया, लेकिन वूला कुछ ही देर में उसका दोस्त बन गया। फिर जॉन ने अपनी जंजीरों से छुटकारा पाने की कोशिश की और किसी तरह वहां से निकल गया, लेकिन वूला उसके पीछे पीछे चलता रहा। जॉन जितनी भी दूर भागने की कोशिश करता, वूला कुछ ही पल में उसके पास वापस आ जाता। अपना पेंडेंट ढूंढने की उम्मीद में जॉन कुछ आवाजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ा और एक थार्क पार्टी तक पहुंच गया। तभी वूला ने बीच में घुसकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया।
थार्क्स ने वूला को मारना शुरू कर दिया। ये देखकर जॉन उसे बचाने के लिए सीधे लड़ाई में कूद पड़ा और गलती से एक थार्क को ही मार डाला। इसी दौरान सबने उसकी जबरदस्त कूदने की कला भी देख ली, लेकिन अगले ही पल थार्क्स ने उसे गिराकर काबू में कर लिया। मगर जब जॉन ने उनकी भाषा में बात की तब सबको समझ आ गया कि सोला ने उसकी मदद की थी। फिर अगली सुबह जॉन को एक पत्थर से बांध दिया गया और उसे मजबूरन देखना पड़ा कि सोला को उसकी गलती की सजा दी जा रही थी। उसके शरीर पर एक और निशान दाग दिया गया। टरकस ने सबके सामने ऐलान किया कि अगर सोला ने दोबारा ऐसी गलती की तो उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि उसकी त्वचा पर नए निशान के लिए जगह ही नहीं बची थी। ये सब देखकर जॉन को अपने परिवार की याद आ गई और वो अपने पुराने रिश्तों के बारे में सोचने लगा। तभी अचानक थार्क्स ने आसमान में 2 बैटलशिप्स को लड़ते देखा। सब तुरंत सुरक्षित जगह की तरफ भागे ताकि दूर से उस जंग को देख सकें। आसमान में साब थान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के जहाज पर हमला कर रहा था और उस पर चढ़ गया था। दूसरी तरफ डेजा ने एक सिपाही का भेष बदल रखा था और जहाज को वहां से दूर ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जहाज पर हमला हुआ और वो कंट्रोल खो बैठी। डेजा लगभग नीचे गिरने वाली थी, पर उसने मुश्किल से किनारे से लटक कर अपनी जान बचाई। जैसे ही जॉन ने उसे देखा, उसने उसे इंसान समझकर एक लंबी छलांग लगाई और उसकी जान बचा ली। जैसे ही दोनों जहाज जमीन पर आए तो जॉन ने डेजा से पीछे रहने को कहा ताकि वो लड़ सके, मगर डेजा ने बताया कि वो भी एक योद्धा थी। फिर दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगे और दोनों सेनाओं के सिपाहियों का सामना करने लगे। लड़ाई के दौरान जॉन एक जहाज पर चढ़ गया और उसकी तोप का इस्तेमाल करते हुए दूसरे जहाजों पर गोलाबारी करने लगा। उसके हमलों से कई जहाज टकरा कर तबाह हो गए। इसके बाद साबथान सीधे जॉन के सामने आ गया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन कुछ ही देर में साबथान जॉन पर भारी पड़ने लगा और उसे आसानी से हरा दिया। जब साबथान जॉन को मारने ही वाला था कि तभी थार्क्स ने जहाजों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जॉन ने एक लंबी छलांग लगाई और वहां से बच निकला, जबकि बचे हुए कुछ जहाज वहां से भाग गए। इसके बाद थार्क्स ने जॉन को अपना योद्धा मान लिया और उसे डोटार सोजात यानी राइट आर्म्स का सम्मान दिया। ये देखकर हाजूस गुस्से से भर गया। जॉन ये सम्मान ठुकराना चाहता था क्योंकि वो दोबारा किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन तरकस ने डेजा को धमकी दी और जॉन को मजबूरन उस सम्मान को स्वीकार करना पड़ा। फिर थार्क्स गिरे हुए जहाजों को लूटने निकल पड़े, जबकि डेजा जॉन की ताकत और उसकी कूदने की कला को लेकर काफी उत्सुक थी। उसने जॉन से कहा कि वो उसके लोगों को भी ये कला सिखा दे, मगर जॉन ने साफ कह दिया कि वो किसी के लिए काम नहीं करता। खैर, फिर डेजा ने इस ग्रह पर समुद्रों की कमी का जिक्र किया। फिर दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी साझा करने लगे और आखिरकार जॉन को समझ आ गया कि वो मार्स पर था। डेजा को उसकी बात पर पूरा यकीन नहीं हुआ। तब जॉन ने बताया कि उसे एक पेंडेंट की मदद से यहाँ लाया गया था। ये सुनते ही डेजा को शक हुआ कि शायद जॉन एक थर्न हो सकता था। जवाब ढूंढने के लिए डेजा जॉन को गॉडेस के मंदिर में ले गई। उसने 16 की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, जिसने कहा था कि उस जगह पर जाना मना था। फिर मंदिर के अंदर डेजा ने कुछ प्राचीन सिंबल्स को ध्यान से देखा जो एक गेट के बारे में बता रहे थे। उसने जॉन से वादा किया कि वो उसे उस गेट तक ले जाएगी ताकि वो धरती पर वापस लौट सके। जॉन ने डेजा की जान बचाई थी, उसके बदले में डेजा उसकी मदद करना चाहती थी। लेकिन तभी अचानक टरकस और उसके लोग वहां पहुंच गए और नियम तोड़ने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। टरकस जॉन पर बुरी तरह नाराज था क्योंकि उसकी वजह से 16 मुश्किल में पड़ गई थी और अब उसकी जान जा सकती थी। तब जॉन को पता चला कि 16 असल में टरकस की बेटी है। ये बात सुनकर टरकस ने उसे जोर से मारा और बताया कि थार्क्स के बीच अपने अपने बच्चों का कोई कंसेप्ट नहीं होता। इसके बाद वो तीनों को अपने टेंट में ले गया और सबके सामने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें सजा देने वाला हो। लेकिन अंदर पहुंचते ही टरकस ने जॉन को उसका पेंडेंट वापस दे दिया और उन्हें तुरंत भाग जाने को कहा। जब तक हाजुस को शक हुआ और वो टेंट के अंदर घुसा, तब तक तीनों वहां से निकल चुके थे, मगर टरकस पर तुरंत गद्दारी का आरोप लगा दिया गया। फिर जॉन, डेजा और 16 मार्स के रास्तों पर सफर करने लगे, जबकि वूला भी उनके साथ साथ चलता रहा। रास्ते भर जॉन ने देखा कि सबथान की जंग ने कितनी तबाही मचा दी थी। उन्हें खतरनाक रेत के तूफानों का सामना करना पड़ा और कई बार वॉरशिप्स से बचकर छुपना भी पड़ा। लेकिन कुछ दिनों बाद 16 को एहसास हुआ कि डेजा उन्हें उस गेट की तरफ नहीं ले जा रही थी। जब 16 ने डेजा से इस बारे में सवाल किया, तब डेजा ने सच बता दिया कि वो उन्हें हीलियम ले जा रही थी ताकि वो उसके लोगों की मदद कर सके। ये बात सुनकर जॉन को बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला कर लिया कि वो डेजा को वहीं छोड़ देगा।
तब देजा उससे मिन्नत करने लगी और घुटनों पर बैठ गई। उसने बताया कि वो एक राजकुमारी थी और दुश्मनों के हाथ चढ़कर अपनी आजादी खोना नहीं चाहती थी। साथ ही उसने ये भी कबूल कर लिया कि जिस गेट की बात वो कर रही थी असल में ऐसा कोई गेट था ही नहीं। आखिरकार जॉन मान गया और उसे अपने साथ रखने का फैसला किया, लेकिन उसे अब भी यकीन था कि जिस गुफा ने उसे यहाँ पहुंचाया था वो सच में मौजूद थी। वहीं दूसरी तरफ शांग को देजा की लोकेशन की खबर मिल चुकी थी और उसने उसका पीछा करने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ देर बाद वो तीनों एक पवित्र नदी तक पहुंच गए। यहाँ वो लोग आते थे जो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पानी में कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर देते थे ताकि उन्हें स्वर्ग मिल सके। सोला भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन जॉन ने तुरंत उसे रोक दिया। जॉन ने कहा कि अगर तुम सच में अपने पिता की इज्जत करती हो तो अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी तुम्हें और उसकी मदद करनी होगी। उसके बाद तीनों एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते आगे बढ़ गए। वूला को उन्हें पीछे छोड़ना पड़ा। फिर सफर के दौरान उन्हें एक अजीब सी विशाल स्ट्रक्चर दिखाई दी जिसे डेजा ने पहले कभी नहीं देखा था। जॉन एक बड़ी छलांग लगाकर डेजा को उसके ऊपर ले गया और जैसे ही वो वहां पहुंचे जॉन का पेंडेंट चमकने लगा और पूरी स्ट्रक्चर एक्टिवेट हो गई। तब साबित हो गया कि ये एक मशीन थी। अचानक उसका एक रास्ता खुल गया और दोनों अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर देजा ने पेंडेंट की मदद से सोलर सिस्टम का एक डायग्राम एक्टिवेट कर दिया। तब उसे पता चला कि वही नीली ऊर्जा जिसे वो नाइन्थ रे कहती थी, उसका आकार बिल्कुल उस मकड़ी जैसा था जो जॉन ने गुफा में देखी थी। फिर एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। जॉन असल में धरती से मार्स तक भेजी गई अपनी ही एक कॉपी था। ये सब समझने के बाद देजा को एहसास हुआ कि सैब थान को थर्न्स की मदद मिल रही थी और पहली बार उसने सच में मान लिया कि जॉन धरती से आया था। इस राज्य को और समझने के लिए डेजा को जॉन को हीलियम ले जाना जरूरी लगा। जॉन को मनाने के लिए उसने उसे किस कर दिया, लेकिन उस पल जॉन को अपनी मर चुकी पत्नी की याद आ गई। तभी अचानक थार्क्स की एक सेना वहां पहुंच गई। उनके बीच शांग भी था जो एक थार्क का रूप लेकर आया था। खतरा देखते ही जॉन ने डेजा को पकड़ा और दोनों एक लंबी छलांग लगाकर वापस अपनी नाव तक जा पहुंचे। फिर वो वूला से मिलने और वहां से बच निकलने के लिए नदी के रास्ते भागने लगे, लेकिन थार्क्स ने तुरंत उनका पीछा शुरू कर दिया। इसी दौरान जॉन को वो दर्दनाक दिन याद आ गया जब वो घर लौटा था और उसने अपना घर तबाह पाया था। उसका पूरा परिवार उससे छीन लिया गया था। अब वो किसी और अपने को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने डेजा से भाग जाने को कहा, जबकि वो खुद वूला के साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करने के लिए वहीं रुक गया। इसके बाद एक भयानक जंग शुरू हो गई। अपने परिवार की मौत का दर्द और गुस्सा जॉन के अंदर फिर से जाग उठा था। इसी ताकत के साथ वो दुश्मनों पर टूट पड़ा और धीरे धीरे पूरी लड़ाई में भारी पड़ने लगा। वो एक के बाद एक कई योद्धाओं को हरा रहा था और मैदान में तबाही मचा दी थी। लेकिन तभी अचानक हीलियम का एक विशाल जहाज वहां आ पहुंचा और लड़ाई रुक गई। किंग टार्डोस अपनी बेटी देजा से दोबारा मिला और उसने बताया कि वो सब थान के साथ था। असल में सब थान ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे वो शांति से आया हो और उसे सिर्फ राजकुमारी की सुरक्षा की चिंता हो। अपनी बात साबित करने के लिए उसने अपनी तलवार देजा को दे दी। देजा ने गुस्से में उसे मारने की कोशिश की, मगर आखिर में उसने अपने लोगों की भलाई के लिए उससे शादी करने का फैसला स्वीकार कर लिया। फिर जहाज सबको अपने साथ ले गया, जिसमें जॉन भी शामिल था। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वूला और सोला मिट्टी के नीचे छुपकर बच निकले थे। कुछ घंटों बाद जॉन की आंख एक शानदार कमरे में खुली। कमरा सैनिकों से पूरी तरह घिरा हुआ था। तभी डेजा के खास फौजियों में से एक उसके पास आया और धीरे से कहा कि मुझे बंदी बना लो। जॉन ने उसका साथ दिया। फिर कुछ गार्ड्स को पीटने के बाद दोनों बाहर निकल गए। बाहर पहुंचकर उस सिपाही ने जॉन से कहा कि उसे एक खास टावर तक जंप करना होगा। फिर दोनों किसी तरह डेजा के कमरे तक पहुंच गए। जब दोनों को अकेले बात करने का मौका मिला तब डेजा ने जॉन से अपने लोगों के लिए लड़ने की गुजारिश की, लेकिन जॉन ने साफ मना कर दिया। तब डेजा ने उसे उसका पेंडेंट वापस दे दिया और उसे वो शब्द सिखा दिए जिनकी मदद से पेंडेंट का सही इस्तेमाल किया जा सकता था। जॉन ने उन शब्दों को दोहराना शुरू कर दिया, मगर उसी वक्त गार्ड्स कमरे में घुस आए। जब देजाह ने पलटकर देखा, जॉन वहां से गायब हो चुका था। उसे लगा कि जॉन धरती पर वापस लौट गया था, लेकिन असल में जॉन छत के ऊपर छुपा हुआ था। वहां से निकलने के लिए जब वो एक कॉरिडोर में आगे बढ़ा तब उसका सामना शांग से हुआ, जो किसी और का भेस बदले हुए था। शांग जॉन को एक पालकी में बिठाकर ले गया। सफर के दौरान
दौरान उसने धरती के बारे में ऐसी बातें बताई जिससे साफ था कि वो उस दुनिया के बारे में काफी कुछ जानता था। फिर उसने एक और रूप धारण कर लिया ताकि दोनों शादी के जश्न देख सके। लेकिन तब एक हैरान कर देने वाला सच सामने आया। पता चला कि शादी पूरी होते ही डेजा को मार दिया जाएगा। इसके बाद शांग ने जॉन को बताया कि थर्न्स बहुत प्राचीन और अमर जीव थे। वो कई प्लैनेट्स पर मौजूद हैं जिनमें से धरती भी एक है और सदियों से वही इतिहास की दिशा तय करते आए थे। फिर शांग जॉन को एक हैंगर तक ले गया क्योंकि वो उसे वहाँ से आसमान में उड़ाना चाहता था। लेकिन तभी अचानक वूला वहाँ आ पहुँचा और शांग को काट लिया, जिससे जॉन आजाद हो गया। जॉन ने तुरंत अपना पेंडेंट वापस चुरा लिया। फिर उसने उन लोगों का एक उड़ने वाला जहाज चुरा लिया, लेकिन उसे ऐसा जहाज उड़ाने का कोई अनुभव नहीं था। इसी वजह से वो कई बार लगभग क्रैश होते होते बचा। वहीं एक गार्ड भी उसका पीछा कर रहा था, मगर जैसे ही जॉन शहर से बाहर निकला, सोला ने उस पीछा करने वाले गार्ड को गोली मारकर गिरा दिया। कुछ देर बाद जॉन अपने जहाज को एक रेत के टीले में क्रैश करके उतरने में कामयाब हो गया। जॉन समझ चुका था कि वो अकेले डेजा को नहीं बचा सकता था, इसलिए उसे मदद के लिए थार्क्स के पास वापस जाना पड़ा। सोला ने कहा कि उसके लोग उड़ना नहीं जानते थे, लेकिन जॉन ने उसे मजबूर कर दिया कि वो उसके साथ वापस चले। लेकिन जब दोनों गांव पहुंचे तब उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि अब हाजूस सत्ता में आ चुका था। अब उन्हें एक कैद खाने में डाल दिया गया और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि टरकस भी कैद में था। सोला को वापस देखकर टरकस बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन वो जॉन को मार नहीं सका क्योंकि कोलिसियम की एक लड़ाई हारने के बाद उसकी ताकत काफी कम हो चुकी थी। खैर, कुछ ही देर बाद जॉन और टार्कस को कोलिसियम में ले जाया गया। वहां उन्हें दो बेहद खतरनाक सफेद एप्स के सामने लड़ने पर मजबूर किया गया। सोला अपने पिता और जॉन को यूं मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो भी मैदान में कूद पड़ी और सीधे टार्कस के पास पहुंच गई। जॉन के पैरों में जंजीर बंधी हुई थी, इसलिए वो कूद कर बच नहीं सकता था। लेकिन एप्स के कई हमलों से बचते बचते उसने किसी तरह अपनी जंजीर खोल दी। फिर उसने जंजीर के आखिर में बंधे पत्थर का इस्तेमाल करके एक एप को मार डाला। इसके बाद उसने जमीन पर पड़ी एक तलवार उठा ली। जब दूसरा एप उस पर झपटा तब जॉन ने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। ये देखकर पूरी भीड़ उससे प्रभावित हो गई, मगर इसके तुरंत बाद जॉन ने हाजुस को ललकारा। हाजुस इस लड़ाई से बचना चाहता था और वो मना करने लगा, लेकिन भीड़ ने उसे नियमों की याद दिला दी। मजबूरन हाजुस को चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। फिर जैसे ही हाजुस ने हमला करने के लिए छलांग लगाई, जॉन ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसी पल पूरा मैदान उसकी जीत का जश्न मनाने लगा। फिर जॉन ने सबके सामने एक भाषण दिया। उसने कहा कि इस ग्रह को बचाने के लिए उसे योद्धाओं की जरूरत थी। ये सुनते ही भीड़ उसके साथ जंग में जाने के लिए तैयार हो गई। वहीं दूसरी तरफ डेजा की शादी की रस्में शुरू हो चुकी थीं। जॉन थार्क्स को लेकर जोदांगा पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि पूरा शहर खाली था। असल में शादी हीलियम में हो रही थी। ये जानकर टार्कस ने गुस्से में जॉन को थप्पड़ मार दिया। उसने कहा कि अब वो लोग वक्त पर नहीं पहुंच सकते थे और थार्क्स उड़ भी नहीं सकते थे। खैर, निराश होकर जॉन अकेला ही एक लाइट फ्लायर लेकर निकल पड़ा। कुछ समय बाद वो सुरक्षित तरीके से हीलियम पहुंच गया। लाइट फ्लायर की वजह से सबको लगा कि वो भी वहीं का रहने वाला था। फिर जब डेजा सबथान की पत्नी बनने ही वाली थी, तभी जॉन खिड़की तोड़कर अंदर आ गया और शादी रोक दी। सबथान ने तुरंत अपनी सेना को बुलाने के लिए आदेश भेज दिया। फिर वो डेजा को घसीटते हुए वहां से भाग निकला। अगले ही पल हीलियम के सिपाहियों और जोदांगा की सेना के बीच भयानक जंग छिड़ गई। लड़ाई सड़कों पर भी हो रही थी और मंदिर के अंदर भी। इसी दौरान डेजा ने साबथान पर हमला किया और उसे मजबूर कर दिया कि वो उसे छोड़ दे। तभी एन वक्त पर जॉन ने आकर उसकी जान बचा ली। इसके बाद दोनों मिलकर जंग में उतर पड़े और जॉन का सामना सीधे साबथान से हुआ, जहां दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि साबथान अब ये लड़ाई जीतने वाला था, लेकिन तभी एक जहाज मंदिर से टकरा गया और पता चला कि थार्क्स ने आखिरकार उड़ना कबूल कर लिया था। अब थार्क्स और हीलियमाइट्स मिलकर लड़ रहे थे, इसलिए वो जोदांगन्स पर भारी पड़ने लगे। इस दौरान जॉन साबथान पर झपटा और उसका हाथ पकड़कर उससे सच उगलवाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी नीली रोशनी वापस साबथान के शरीर में लौट गई और कुछ बोलने से पहले ही उसकी जान ले ली। वही रोशनी अब जॉन को भी प्रभावित करने लगी। असल में पास ही शांक एक थार्क का रूप लेकर उस रोशनी को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन डेजा की तलवार ने अचानक उसे रोक दिया। अब शांक तुरंत डेजा का रूप लेकर उसे उलझाने लगा। जैसे ही जॉन वहां पर पहुंचा तो नकली डेजा ने असली को धक्का देकर नीचे गिरा दिया।
शांग ने भी इस मौके का फायदा उठाया और खिड़की से भाग निकला। उधर तारकस को जमीन पर पेंडेंट मिला। जैसे ही उसने उसे उठाया, जॉन उससे मांगने लगा, लेकिन उसी वक्त असली जॉन सामने आ गया और वो और तारकस मिलकर भेस बदल कर आए शांग पर टूट पड़े। शांग तुरंत गायब हो गया। आखिरकार लड़ाई खत्म हो गई और हर तरफ इस जीत का जश्न मनाया गया। जब सब कुछ शादी के लिए तैयार ही था तो जॉन ने अपनी पुरानी वेडिंग रिंग उतार दी। फिर उसने डेजा से शादी करने की बात कही। डेजा ने खुशी से हाँ कर दी और पूरी भीड़ जश्न में डूब गई। फिर शादी की रात के बाद जॉन ताजी हवा लेने बैल्कनी में गया। वहाँ उसने पेंडेंट को दूर फेंक दिया और मान लिया कि अब वो मार्स का जॉन बन चुका था। तभी उसकी मुलाकात एक गार्ड से हुई, लेकिन वो गार्ड असल में शांग निकला। शांग ने तुरंत जॉन को छुआ और उसे वापस धरती पर भेज दिया। अचानक जॉन की आंख उसी गुफा में खुली जहां से सब शुरू हुआ था। कई साल बीत चुके थे और पावल कब का मर चुका था। तब जॉन ने चट्टान पर बने मकड़ी के निशान के शब्दों को दोबारा बोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। इधर प्रेजेंट में नेड ने पूरी डायरी पढ़कर खत्म कर दी। कई सालों तक जॉन एक नए पेंडेंट की तलाश करता रहा जो उसे दोबारा मार्स ले जा सके। बहुत मेहनत के बाद उसे ऑकनीज में एक सुराग मिला, लेकिन वो जानता था कि थर्न्स अब भी उसका पीछा कर रहे थे और अलग अलग रूप बदलकर उस पर नजर रखे हुए थे। तभी जॉन ने एक खास योजना बनाई। उसने बीमार होने का नाटक किया और एक खास जहर की मदद से अपने शरीर को बिल्कुल मरा हुआ दिखाया ताकि लोग उसके शरीर को क्रिप्ट में रख दें। उसने कुछ खास निर्देश भी छोड़ दिए थे जिनका सच सिर्फ नेड को पता चल सकता था। ये सब जानकर नेड हैरान और परेशान हो गया। वो तुरंत क्रिप्ट की तरफ दौड़ा। फिर उसने टेलीग्राम में दिए गए कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके क्रिप्ट को दोबारा खोला, लेकिन अंदर देखकर उसके होश उड़ गए। क्रिप्ट पूरी तरह खाली थी। उसी पल एक थर्न उसके पीछे आ खड़ा हुआ, लेकिन उसके हमला करने से पहले ही गोली चलने की आवाज गूंजी और थर्न वहीं ढेर हो गया। तब जॉन अपनी छुपने की जगह से बाहर निकला। उसने नेड को बताया कि उसने नेड के बहाने थर्न को चकमा दिया ताकि थर्न को बाहर निकाला जा सके, लेकिन बाकी पूरी योजना पहले जैसी ही थी। जॉन ने मरे हुए थर्न से पेंडेंट उठाया। फिर उसने नेड से कहा कि वो उसके असली शरीर की हिफाजत करे। इसके बाद जॉन क्रिप्ट के अंदर चला गया और फिर क्रिप्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आखिर में जॉन ने वो खास शब्द बोले और इसी के साथ वो दोबारा मार्स लौट गया। यहीं कहानी खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।